महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की बात कर लेंगे। 2005 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात कर लेंगे। ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये दरअसल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करता है। ठीक है, ये जो प्रभावी हुआ वो 2006 में हुआ। थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे जरूर। ये 2006 में, ठीक है, अक्टूबर 2006 में प्रभावी हुआ, लागू हुआ। ये जो अधिनियम है ये बताता है, ये स्पष्ट करता है कि आखिर घरेलू हिंसा जो है उनमें कौन कौन से बिहेवियर होते हैं, कौन कौन से व्यवहार होते हैं, उनकी कैटेगरी को अलग अलग डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये अधिनियम जो है स्पष्ट करता है कि कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो घरेलू हिंसा के तहत व्यवहार रखे गए हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, उनकी जो कैटेगरी है उनको पढ़ लेंगे। तो श्रेणी की बात कर लेंगे, 4 श्रेणियों में रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक हिंसा के बारे में। फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा। इसमें ये बताया गया कि शारीरिक हिंसा के तहत कौन कौन से बिहेवियर आते हैं, व्यवहार आते हैं, कौन कौन से वो व्यवहार आते हैं जो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। जैसे मारपीट करना। ठीक है, पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट करना, एक तो ये है मारपीट करना। दूसरा जैसे थप्पड़ मारना। अगर पुरुष महिला को थप्पड़ मारता है तो ये भी क्या है, घरेलू हिंसा की कौन सी कैटेगरी में आएगा, फिजिकल वायलेंस में आएगा, शारीरिक हिंसा में आएगा। ठीक है, ठोकर मारना आपने घरों में देखा होगा कि जो ज्यादातर ये ग्रामीण और जो गरीब तबके हैं उनमें ऐसा होता है कि महिलाओं को ठोकर वगैरह मार देते हैं। तो ठोकर मारना भी क्या है, घरेलू हिंसा में आएगा। ठोकर मारना वो घरेलू हिंसा की शारीरिक हिंसा में आएगा, फिजिकल वायलेंस में आएगा ठोकर मारना। लात मारना, लात मारना भी आएगा। लात मारना, ये जो कृत्य हैं, ये जो एक्टिविटी हैं, ये किसके द्वारा की जा रही हैं, पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ना कि महिला के द्वारा। पुरुषों के द्वारा महिला पर ये जो कहते हैं बिहेवियर हैं ये किए जा रहे हैं। मुक्का मारना होगा कि नहीं, हाँ मुक्का मारना।
बॉक्सिंग, मुक्का मारना, ठीक है, ये भी है। धकेलना, हो कि नहीं? हाँ, अब समझ लीजिए, अधिकार महिलाओं को बता रहे, खासकर अगर आपको धकेलता है कोई, तो ये भी क्या है, फिजिकल वायलेंस में आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस की कौन सी कैटेगरी, और फिजिकल वायलेंस के अंतर्गत इसको रखा गया है। कौन से अधिनियम के तहत? वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डीवी एक्ट। दांत से काटना होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, होता है ऐसे, दांत से काटना, दांत से काटना। अब समझ लो बेटा, किसी काट मत लगना से दांत से, ये भी क्या है, शारीरिक हिंसा में आता है, ठीक है, दांत से काटना। और कोई बताओ, और कोई? हाँ, तो मारना ही हो गया बेटा, मारपीट करना, मारपीट करने में आ गया, ठीक है। और कोई नहीं? हाँ, तो मारपीट में आ तो गया, मारपीट में है तो दांत तोड़ देना। और बताओ, अपने मन की बात बताओ, जैसे आप सोच रहे हो कैसा होता है, कर लेते हैं। और जो भी है आप अन्य में लिख सकते हैं, ठीक है, अन्य तरीके। अन्य मारपीट के तरीके या अन्य हिंसा पहुंचाने के तरीके, ठीक है, शारीरिक हिंसा पहुंचाने के तरीके आप ये, या शारीरिक क्षति या पीड़ा पहुंचाने के तरीके, ठीक है। तो अन्य मारपीट या शिक्षा पर शारीरिक क्षति पहुंचाने के तरीके, ठीक है, ये लिख देंगे पूरा। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक क्षति या पीड़ा पहुंचाने के तरीके। पहुंचाने के तरीके। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कुछ हिंसाओं की अलग अलग कैटेगरी बताई गई है, जिनको स्पष्ट किया गया। जैसे पहली है उसमें शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आने वाले बिहेवियर, व्यवहारों को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे इसमें क्या है, पहला मारपीट, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना, धकेलना, दांत से काटना या अन्य और भी शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल वायलेंस, लैंगिक हिंसा। दूसरा लैंगिक हिंसा। सेक्सुअल वायलेंस की हम बात करें, इसमें कौन कौन से वो बिहेवियर आएंगे, व्यवहार आएंगे, या कौन कौन से व्यवहारों को रखा गया है उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे फोर्सली किसी को, मतलब महिला को फोर्सली सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल करने के लिए कहना या करना, ठीक है, फोर्सफुली, ठीक है। तो बलात्, हिंदी में इसको हो जाता है बलात्, लैंगिक मैथुन। फोर्सली, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, फोर्सफुली। दूसरा ये है कि महिलाओं को पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए विवश करना या अश्लील फोटो दिखाने के लिए विवश करना, ठीक है। तो अश्लील साहित्य या कोई अन्य तस्वीर देखने के लिए विवश करना। तस्वीर
देखने के लिए बेबस करना, ये भी लैंगिक हिंसा के अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, फोर्सली आप नहीं कर सकते, बेबस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें ऐसा है कि कोई ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी करना जो उस महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। ठीक है, या उसको अपमानित करे। तो आप ये लिख सकते हैं कि नीचा दिखाने हेतु लैंगिक प्रकृति का कोई ऐसा कार्य करना जिससे उसके अपमान को ठेस पहुंचे। दिखाने हेतु लैंगिक प्रकृति का कोई ऐसा कार्य करना जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं बाह्य टाइप के जो ये सोच लेते हैं कि अगर महिला अब उनकी शादी हो गई है तो शादी हो गई है तो उनको अब महिला के साथ अपनी मनमर्जी से बलात्कार करने का एक लाइसेंस मिल गया। ठीक है, और जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से ये एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक है, अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो वो चीज गलत है, वो हिंसा में मानी गई है। ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी हो। भाई आत्मसम्मान तो आत्मसम्मान होता है, ये ऐसा कृत्य जो महिला को पसंद है ही नहीं और उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, विवश किया जा रहा है, तो ये तो गलत है, फिर चाहे कोई हो, बीवी क्यों ना हो। तो इसको भी क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसको भी अपराध माना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है। तीसरी हिंसा किस तरह से होती है, भावनात्मक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा। तो ये वाला इधर का साफ कर दें। तीसरी कैटेगरी है मौखिक और भावनात्मक हिंसा। ठीक है, मौखिक मतलब वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस, वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस। महिलाएं ज्यादातर इसी कैटेगरी का शिकार होती हैं, इसी कैटेगरी के अपराधों का या बिहेवियरों का शिकार होती हैं। इसमें जैसे अपमान करना ये शामिल किया गया, अपमान करना, इंसल्ट कर देना, गालियां देना, अक्सर महिलाएं इन सब बिहेवियर का तो शिकार होती हैं। गालियां देना, जैसे पुरुषों के, ज्यादातर पुरुषों के नेचर में ये होता है कि जब से वो स्कूलिंग टाइम से लेकर के अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, पूरे सफर में पुरुषों के साथ तो ऐसा होता है कि गालियां उनकी हैबिट में आ जाती हैं, ब्लड में आ जाती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिना गाली की बात ही नहीं करते हैं, कि कहीं भी बैठे हों उनको गाली बक देनी है। बाद में एहसास होता है कि बाप बैठा था पड़ोस में, या 2-3 लग जाते हैं।
ऐसे हैं, तो वो ये नहीं जानते कि हाँ उससे किसी के मान सम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है। ठीक है भाई, उनको गाली देने से मतलब है। दिन की शुरुआत ही उनकी श्लोक से होती है। ठीक, तो गाली देना भी इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे चरित्र हुआ या आचरण हुआ, उस पर दोषारोपण करना कि आप इस तरह से हैं, आप कैरेक्टर लूज है, तो इस बिहेवियर को भी वो इमोशनल या वर्बल वायलेंस में रखा गया है। ठीक है, तो चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, मतलब आप कैरेक्टर लूज हैं, आप इस तरह की हैं, उस तरह की महिला है, ये सारी बातें बोलना। पुत्र न होने की स्थिति में भी महिलाओं को अपमानित करना, ये भी बात है, अक्सर महिलाएं झेलती हैं। पुत्र न होने की स्थिति में भी अपमानित करना। जैसे किसी महिला की भाई पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही हो गई हैं, 2-3 पुत्रियां हो गई हैं। 2-3 इसलिए हो गई कि पुत्र की आस में, पुत्र की उम्मीद लगाई थी, मगर पुत्र नहीं हुआ, फिर पुत्रियां हो गई हैं। तो ऐसे में क्या होगा, दरअसल उसकी जो चाहे वो ससुराल वाले हों, उसके पड़ोसी हों, उसको तंज कसते हैं कि देखिए कि तूने 3-3, 4-4 जो है पुत्रियों को जन्म दे दिया, और पड़ोसी के देख 3-3, 4-4 लड़के ही हैं। पता नहीं तू किस तरह की कुलच्छनी है, तूने जरूर पाप किए होंगे पिछले जन्म में। अब इन सब चीज से महिला को क्या मतलब, ये उसकी बस की बात तो थी नहीं। ठीक है, अगर पुत्री हो गई तो उसमें क्या दिक्कत है, मगर इन सब के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक, एक होता है कि दहेज न लाने पर भी अपमानित करना। ठीक है, दहेज न लाने पर भी अपमानित करना। बोला जाता है कि क्या दिया है तेरे बाप ने, क्या दिया है तेरे भाइयों ने। इस तरह से एक महिला को ज्यादातर घरों में इस बिहेवियर को फेस करना करती हैं महिलाएं। तो ये बिहेवियर भी क्या है, वो मौखिक और भावनात्मक हिंसा के तहत रखा गया है। इन सब समस्याओं के बावजूद अगर कोई महिला पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहती है, नौकरी करती है, तो पति द्वारा उस पर ये, या ससुराल द्वारा उस पर ये दबाव बना दिया जाता है कि नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी से निर्वासित करना या नौकरी न करने का दबाव बनाना, ये भी बिहेवियर है। तो आप लिख सकते हैं नौकरी न करने का दबाव बनाना, कि नौकरी नहीं करोगी, घर में रहो। इसका मतलब क्या है कि वो नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालना। ठीक है, तो नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालना, ये भी लिख सकते हैं आप। नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालना।
लेकिन नौकरी न करने का दबाव बनाना, मतलब अगर महिला नौकरी करना चाह रही है, भाई अगर उसने पढ़ाई की है, पढ़ाई लिखाई में मान लीजिए वो कहीं सेलेक्ट हो गई, तो उसने, उसके सपने तो यही थे ना कि वो अपने पैरों पे खड़ी। अब ससुराल में आकर के ये स्थिति हो जाती है जीवन के बाद में, ससुराल पक्ष कह रहा है कि नहीं तुम नौकरी नहीं करोगी, तो नौकरी न करने का दबाव डालना। अगर कोई महिला नौकरी कर रही है तो उस महिला से नौकरी छोड़ने का दबाव डालना कि तुम नौकरी नहीं करोगी, नौकरी छोड़ो। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, बिहेवियर हैं, वो मौखिक और भावनात्मक हिंसा में आते हैं। जैसे एक बात और, अगर ऐसा होता है कि कोई महिला अपनी मर्जी से विवाह करती है, विवाह करने के लिए बोलती है, तो उस पर भी दबाव डालना कि आप अपनी मर्जी से विवाह नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या है, इमोशनल हिंसा होती है, ठीक है, कि तुम शादी नहीं करोगी, अगर शादी करी तुमने वहां जहां बोल रही हो तो हम मर जाएंगे, इस तरह से बोला जाता है कि नहीं, लड़की को इमोशनल किया जाता है, ठीक। तो ये भी अत्याचार है, ये भी क्या है, हिंसा है। अगर आपसे अब कोई ऐसा बोले ना कि नहीं तुम बेटा वहां शादी नहीं करना, अच्छा हाँ, ये अधिनियम नहीं पढ़ा तुमने, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके तहत कार्रवाई हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जागरूक होना चाहिए, ठीक है। तो विवाह नहीं करने की इच्छा पर भी विवाह के लिए विवश करना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई, एक ये भी कैटेगरी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई महिला विवाह नहीं करना चाहती है और कुछ समय चाहिए भी कि अभी नहीं करना चाहती, उसके लिए भी विवश करना कि चलो शादी करो, शादी करो। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो आप उससे बता सकते हैं कि ये अपराध है, ठीक है। तो विवाह के लिए विवश करना ये भी, ठीक है। और एक चीज और ये है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि एक तो आपकी मर्जी के खिलाफ विवाह करने की बात है, दरअसल भारतीय समाज में एक और वाक्य देखा जाता है, एक और बिहेवियर देखा जाता है इसी भावनात्मक हिंसा से संबंधित, कि दरअसल जो भाभियां होती हैं, ठीक है, वो या तो अपने रिश्तेदार के साथ शादी कराने की सोचती हैं, ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है वो अपनी ननंद की शादी जो है अपने भाई या अपने रिश्तेदारों के साथ कराने की सोचती हैं ऐसा। तो अगर ऐसी इस तरह का दबाव बनाया जाए कि जहां पर आपकी मर्जी नहीं है वहां पर शादी कराने के लिए बोला जाता है, तो वो भी क्या है, एक हिंसा है। कैसी हिंसा, भावनात्मक हिंसा, ठीक है। तो इसमें हर तरह के लिख लेंगे। तो विवाह नहीं करने की इच्छा पर भी, तीनों को लिख लेंगे। तो विवाह नहीं करने पर भी विवाह के लिए विवश करना। कोई महिला को अभी समय चाहिए, नहीं करना चाहती है विवाह, और उसके लिए जो है विवश किया जा रहा है, तो ये भी एक अपराध है। दूसरा, पसंद किए व्यक्ति से विवाह करने से रोकना। सुन लड़कियों, हाँ, पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना। अब कुछ लड़के समझ गए कि अच्छा ये तो सब बढ़िया होता ही, अब रोक के दिखाए बाप हमारा शादी से। ये अधिनियम बिल्कुल बताते हैं, हाँ, ये इस अधिनियम के तहत मौखिक और भावनात्मक हिंसा के तहत इसको अपराध माना गया है, ठीक है। और सजा भी ठीक ठाक है, ठीक है। 1 साल की सजा या 20,000 रुपए या फिर दोनों, समझे। तो आपको जीवन जीने का अधिकार है अपनी मर्जी से। तीसरा यह है कि किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए विवश करना। किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए
बेबस करना, ऐसा होता है कि नहीं? कि मतलब अगर तूने उससे शादी की तो हम मर जाएंगे, ठीक है, और जिससे हम बता रहे हैं उससे शादी करनी है, ठीक। अब उस लड़की को वो लोग पसंद ही नहीं है जिससे उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं, तो वो पसंद नहीं है तो उससे शादी क्यों करे? और उसके लिए भी विवश करना, किसी एक विशेष व्यक्ति से शादी करने के लिए विवश करना, तो ये भी अपराध है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना बेटा। ये महिलाओं के लिए हाँ काफी। और आप ये शामिल कर सकते हैं कि आत्महत्या करने की धमकी देना, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर तूने उससे शादी की तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा, होता है कि नहीं ऐसे? तो ये भी तो इमोशनल वायलेंस है, ये भी इमोशनल वायलेंस है, भावनात्मक हिंसा है। तो आप लिख सकते हैं कि आत्महत्या करने की धमकी देना। आत्महत्या करने की धमकी देना। और इन सब में क्या है, जो महिला होती है तो मेंटली टॉर्चर तो है ही, ठीक है। उधर से उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि क्या बोला तेरे माँ बाप ने, क्या बोले कि अब तो बस साथ यहीं तक था, और जैसे ये शब्द निकले लड़का पगला गया, ये ठीक है। हाँ लड़का पगला गया और फिर वो ये अपना सनी देओल बन के चला गया, समझ रहे कि घर पे अगर बारात आई तो हाँ है ना, डोलियों की जगह क्या उठेंगी, अर्थी। हाँ तो वही वाला मामला है। मतलब इससे क्या होता है, क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्या होता है, क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। तो समाज को जागरूक होना चाहिए, बदलते परिवेश के अनुसार उसको चलना चाहिए, ठीक है। समाज, और समाज कैसे बनता है, वो चाहे वो फिर एक परिवार के सदस्य हो, फिर चाहे वो समाज के सदस्य हो, अच्छी विचारधारा हो, ठीक है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से विवाह करना चाह रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई महिला अगर पढ़ना चाह रही है, अभी नहीं करना चाह रही तो उसमें क्या दिक्कत है? उसको क्यों विवश किया जा रहा है विवाह करने के लिए, ठीक है। और किसी विशेष व्यक्ति से जिससे महिला नहीं करना चाह रही है शादी, उससे क्यों करा रहे शादी, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा करा भी दी शादी कि जिससे महिला जिसको पसंद नहीं करती उससे आप शादी करा रहे हैं, ठीक है, तो फिर शादी चलो हो गई, करा दी, उसकी वजह क्या वो शादी सफल है? सफल होगी नहीं। फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, क्राइम होगा, ठीक है। तो इन सब बिहेवियरों को रखा गया मौखिक और भावनात्मक हिंसा में, ठीक है। और कोई जोड़ना चाहेंगे इसमें तो आप बता सकते हैं इसमें, तो शायद आप लोग के मन में हो तो लिख देंगे इसमें, आप बता सकते हैं, ठीक है। सुझाव भी आपसे मांगे जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं कि जैसे नेशन में कुछ और मामला सामने आ रहा है कि सर इस तरह से हम असफल हो गए थे, तो ये भी लिख दीजिए। हाँ सच में ऐसी तो ये ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक व्यक्ति इन सब किताबों को लिख रहा हो या उसने सारे सिद्धांत दे दिए हों कि ये चीज है, तो जैसे समस्या आ रही है वही समस्याओं को लिखा जा रहा है, जैसे जैसे कृत्य हो रहे हैं उनको। कोई ऐसा हो तो बताओ। और चलो फिर भी अगर कोई याद आ जाए तो उसको आप अन्य दुर्व्यवहार लिख सकते हैं, मिसबिहेवियर, ठीक है। मिसबिहेवियर में आप इसको रख सकते हैं, अन्य कोई भी मतलब भावनात्मक मिसबिहेवियर। तो ये तीसरी कैटेगरी थी वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, ठीक है। और चौथी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी इसमें देख लेंगे आर्थिक हिंसा, इकोनॉमिक वायलेंस। तो इधर लिख लेते हैं। आर्थिक हिंसा,
इकोनॉमिक वायलेंस। ए फोर्थ कैटेगरी, इसमें जो बिहेवियर रखे गए हैं, जैसे मतलब एक महिला से ये उम्मीद की जाती है कुछ समाज में, जो गरीब तबका है, टाइप्स हैं, पिछड़ा है, तो ऐसे समाज में ये उम्मीद की जाती है कि जो बच्चों का लालन पालन करेगी वो माँ करेगी, जो उसका खर्च उठाएगी तो वो महिला उठाएगी। ठीक है, तो बच्चों के पालन के लिए धन उपलब्ध न कराना, ध्यान रखना, जो बच्चों के पालन के लिए धन उपलब्ध न कराना, किसके द्वारा उपलब्ध नहीं कराना? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों के पालन के लिए धन उपलब्ध न कराना। भाई बच्चे तो पैदा कर दिए, फिर पालेगा कौन इन्हें? एस्कॉर्ट कौन करेगा इनको? पालेगा कौन? केयर कौन करेगा इनकी? तो ये जिम्मेदारी है। अगर कोई पुरुष ऐसा नहीं करता है तो वो किसमें हिंसा, कौन सी हिंसा में आ जाएगा? आर्थिक हिंसा में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाई उपलब्ध नहीं कराना। तो बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयां उपलब्ध न कराना। समझ रहे? अगर आपके लिए खाना उपलब्ध नहीं कराते हैं, कपड़े उपलब्ध नहीं कराते हैं और दवाइयां उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आपकी माता श्री क्या है, आपके पिताश्री पर केस दायर कर सकती हैं। समझे? ये भी अपराध माना गया है। तो आपके अधिकार बहुत है पर आपको पता नहीं। ठीक है, अगर फिर भी आज आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाती है तो मैं यही कहूंगा प्रथम दृष्टया कि आप इनको इस्तेमाल ना करें अपने परिवार में। ठीक है, अगर आप आज जाके बोलो ना कि हमें अच्छा खाना दे लीजिए, कपड़े दिलाइए, दवाइयाँ उपलब्ध कराइए, तो जूते इतने पड़ेंगे बाप के द्वारा कि आपको सबक मिल रहा है कि आगे से डिमांड करना छोड़ देंगे। ठीक है, मगर फिर भी पता नहीं, आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। ये भारतीय समाज में है, अमेरिका ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां तो जैसे 14 का हुआ बच्चा सब अलग सेपरेट। ठीक है, और जिम्मेदारी होती है एक पेरेंट्स की कि उस बच्चे के लिए कपड़े भी उपलब्ध कराए, खाना भी, और उसकी जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी। ठीक है, और आप इनको और क्या क्या इसमें जोड़ सकते हैं आर्थिक हिंसा में? जैसे रोजगार करने से रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना, ये भी लिख सकते हैं। रोजगार करने से रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना। मतलब एक महिला जब उसको अपने बच्चों के पालने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अगर वो महिला रोजगार करने की सोच रही है तो फिर उसको रोजगार भी नहीं करने देना है। ठीक है, उसको रोजगार भी नहीं करने दे रहे, तो ये भी क्या है, वो आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आएगा। अगर इन सब के बावजूद महिला रोजगार करती है, नौकरी करती है और उसको जो वेतन मिलता है, ठीक है, तो उस वेतन को बलपूर्वक छीन लेना, कब्जा कर लेना। ठीक है, तो वेतन इत्यादि को बलपूर्वक अर्जित कर लेना। किसके द्वारा अर्जित कर लेना? वो पुरुषों के द्वारा। ठीक है, जो पैसा मिला इधर लाइए सारा।
और महिला कुछ अपने लिए डिमांड करती है कि मेरे लिए भी कुछ कपड़े उपड़े होने चाहिए, कपड़े दिला दीजिए, खाना खिलवा दीजिए, पर मेहनत कर रही है, तो जो महिला के उपयोग की वस्तु हैं उनको ना दिलाना या उनको मना कर देना, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वेतन का उपयोग करने से रोकना, वेतन का उपयोग करने से रोकना, वेतन का उपयोग करने से रोकना। और ये हो सकता है कि जैसे दहेज की मांग को लेकर के या मायके उसकी माता पिता से दहेज की मांग को या पैसों की मांग को लेकर के उस महिला को घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर देना, मजबूर कर देना, ठीक है। तो घर से निकलने के लिए विवश करना। बेवश करना या महिला को ये कहना कि जाओ जाके कमाओ, ठीक है, जाओ जाके कमाओ, तुम लेके आओगे कमा के पैसा। ध्यान रखना ऐसे। एक तो हमने लिखी थी ऊपर बात कि रोजगार करने से रोकना, उसमें बाधा डालना है, ठीक है। और दूसरा है कि घर से निकलने से विवश करना। तो ऐसा नहीं है ये कहते एक ही घर में हो रहे हैं या एक ही समाज में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर रोजगार करने से रोकना है, उसमें बाधा पहुंचाना, सामान्यतः हम ये गरीब परिवार की बात तो नहीं कहूंगी, वो ये तो अमीर की बात हो गई, ठीक है, कि मतलब उनके पास पैसा है, वो नहीं चाहते कि बस महिला जो है रोजगार करे, ठीक है। और जो गरीब तबका है, जो गरीब परिवार है, उसमें आप देखोगे कि महिला को विवश किया जा रहा है कि आप जाइए और पैसा कमा के लेके आइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बिहेवियर दो एक ही घर में हो रहे हैं, हो भी सकता है ऐसे, ठीक है, पर दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम ये कहने लगे कि एक ही महिला के साथ दोनों बातें लागू हो रही हैं, जैसे कि रोजगार करने से रोकना और उसमें बाधा पहुंचाना, ये दूसरी क्या है कि घर से निकलने के लिए विवश करना। ये तो अलग अलग दोनों बातें जो हैं एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन में आ गई, ठीक है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि महिला को रोजगार करने से रोक रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि रोजगार करके लेके आओ, ठीक। तो ये तो गलत हो जाएगा ना मामला। तो अलग अलग समाज में अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्थिक हिंसा के जो बिहेवियर थे, ठीक। ये भी हो सकता है कि संयुक्त परिवार हो, संयुक्त परिवार में अगर एक महिला है तो किसी एक विशेष महिला पर इतना बर्डन डाला जा रहा है। संयुक्त परिवार आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो एक एक परिवार नहीं होता बल्कि एक एक जिला होता है, पूरा कुटुंब, हाँ 40-40 लोग होते हैं। अब 40 लोगों का खाना के लिए एक महिला बना रही है, तो ये भी तो अत्याचार है कि नहीं, समझे, ये भी अत्याचार है। तो उसमें पुरुष क्यों ना साथ दें उनका, पुरुष को भी साथ देना चाहिए। पुरुष अगर साथ देंगे, सहयोग करेंगे, या पूरा परिवार सहयोग करेगा तो उस महिला को इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में अगर कोई ऐसा कराता है, ये भी क्या है, अपराध माना जाएगा, ठीक है, ये भी क्या है, अपराध माना जाएगा, ठीक। और अन्य चीजों में ये भी रखा गया है कि अगर एक ही गोत्र में, सगोत्र में विवाह करना, एक ही गोत्र में, जो कि गलत है, ठीक है, तो सगोत्र में विवाह करना ये भी क्या है, अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अपराध, ठीक है। मान लीजिए कि एक विशेष धर्म में तो ऐसा होता है कि वहां तो कुछ रिश्तों को छोड़ के बाकी सब में शादियां हो जाती, मगर हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता ना, हिंदू में तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ये दबाव बना रहा है कि आपको जो है एक ही गोत्र में शादी करनी है, तो ये भी क्या है, अपराध की कैटेगरी में है। सोच के देखिए कि उस महिला ने उस पुरुष के हाथ में हमेशा राखी बांधी और उस नजर से देखा ही नहीं, हमेशा राखी बांधी, मेरा भाई है। अब ऐसा बोला जाए कि इससे शादी करनी पड़ेगी, तो गलत है ना। तो अगर इस तरह का कहीं कृत्य होता है तो वो भी क्या है, अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे अगर कोई, इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें इस अधिनियम के,
मुख्य प्रावधान में जैसे कुछ सजा इसमें है, अगर कोई ऐसे बिहेवियर करता है जिनको अभी हमने बताया, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, लैंगिक हिंसा हो, भावनात्मक हिंसा हो या फिर आर्थिक हिंसा हो, अगर ऐसे कृत्य करता है तो उनके लिए क्या क्या सजा हो सकती है। तो देखिए, अगर ऐसा किसी महिला के साथ हुआ है तो कोर्ट उसको बचावकारी आदेश पीड़िता के लिए बचावकारी आदेश निकाल सकता है। बचावकारी आदेश में मतलब ये है कि अगर महिला को ये लग रहा है कि मुझे उस परिवार में जान का खतरा है, ठीक है, तो ऐसे में महिला को अलग व आवासीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, अलग आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी कोर्ट। साथ ही साथ ये है कि अगर लग रहा है कि उसका पति उसको जान से मार देगा तो पति के लिए भी ये कह सकती है कि पति घर से बाहर रहेगा, पति के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, घर से बाहर रहेगा, क्योंकि उससे महिला को जान का खतरा है, ठीक। और ये भी आदेश देगी कोर्ट कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो लिख लेना सब, 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी की जाए। अगर उस महिला के बच्चे हैं तो उन बच्चों के संरक्षण की भी तो बात आएगी। आखिर उन बच्चों को कौन पालेगा, उनको संरक्षण कौन देगा? तो बच्चों के संरक्षण की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनकी भी व्यवस्था कोर्ट करेगी, ठीक है, आदेश देगी कोर्ट कर। तो बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा कराई जाती है। चौथी चीज में आप ये रख सकते हैं कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 1 साल तक की सजा, दोषी व्यक्ति को 1 साल तक की सजा एवं 20,000 रुपए का जुर्माना, 20,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं अगर वो दोषी पाया गया तो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है ये क्या है, ये देख लिया था, ठीक है। इसमें कौन कौन से बिहेवियर को शामिल किया गया उनकी बात कर लेते। मुख्य प्रावधान, जो कि मतलब इस अधिनियम के तहत क्या क्या सजा हो सकती है, क्या क्या संरक्षण है, क्या क्या अधिकार हैं संवैधानिक, वो सारे पढ़े। अब देख लेंगे हम सुझाव, ठीक है, मतलब महिलाओं के विरुद्ध होने वाले घरेलू हिंसा से को रोकने के लिए सुझाव, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के लिए सुझाव, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के लिए सुझाव, सजेशन टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। Against women। अब सुझावों की बात हम करेंगे तो इसमें आप लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, जो आप बताएंगे उचित होगा तो इसमें लिख दिया जाएगा।
जैसे घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या सरकार को या एक व्यक्ति को या समाज को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके मन में सुझाव आ रहे हो वो आप खुल के बताएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आप लोग झगड़ा मत करने लगे। पिछले एग्जाम में कुछ लोग झगड़ा करने लगे थे, तो आप झगड़ा मत करना आपस में। ठीक, आप सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव अगर सही होंगे तो उनको लिख दिया जाएगा। ठीक, तो जैसे जो महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो उसको मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। भाई इसको कंपेंसेशन भी दीजिए। तो मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। क्या जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा सकता? जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो जागरूकता अभियान चलाना। जागरूकता अभियान चलाना। और बताइए, क्या कठोर कानून नहीं बनाए जा सकते? तो प्रभावी और कठोर कानून बनाना। प्रभावी और कठोर कानून बनाना। और देखिए, समाज हो, फिर चाहे वो धार्मिक संगठन हो या महिला संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, जो एनजीओ होते हैं, ठीक, तो इन सब के द्वारा अगर घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के संबंध में अभियान चलाए जाए तो उससे तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि चाहे वो समाज हो, समाज हो, धार्मिक संगठन हो, कि धार्मिक संगठन का ज्यादा प्रभाव रहता है व्यक्ति के जीवन पर। फिर चाहे वो एनजीओ हो, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, फिर चाहे महिला संगठन हो, तथा महिला संगठन, और भी जो महिलाओं के लिए कार्य करने वाले संगठन हैं, इनके द्वारा क्या है, जागरूकता अभियान चलाना। किसके विरुद्ध है जागरूकता अभियान? घरेलू हिंसा के। ठीक है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध। क्या इसमें मीडिया की कोई भूमिका हो सकती है कि नहीं? पूरी हो सकती है। ठीक है, मीडिया के द्वारा जन जागरण अभियान चलाना। ठीक है, जनता तक ये मैसेज पहुंचाना कि देखिए घरेलू हिंसा जो है एक पाप है, एक घिनौना कृत्य है। तो ऐसे अगर अभियान चलाएंगे, मीडिया के द्वारा चलाए जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में सुधार होगा। या घरेलू हिंसा के प्रति जो, या घरेलू हिंसा के द्वारा, या घरेलू हिंसा जो हो रही है, ऐसे कृत्य जो हो रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या होगा, कठोर कार्रवाई मिलेगी, सीख मिलेगी, कठोर कदम उठेंगे। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया द्वारा जन जागरण अभियान चलाना।
क्योंकि आज के समय में मीडिया का एक अहम रोल है। जैसे अगर देश के किसी भी कोने में अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा एक महिला ने जो है, एक लड़की ने सुसाइड किया था, समुद्र में कूद करके अपनी जान ली थी, ठीक है। अब नाम नहीं बताएंगे, आप लोग ने सुनी होगी ये खबर। तो उसने बताया था कि मतलब उस पर दबाव भी बनाया जा रहा था दहेज के लिए भी, और उसके पति के द्वारा उसको प्रेम नहीं दिया जा रहा था। मतलब जो एक रिश्ता होता है पति पत्नी में, ये सारी चीजें नहीं थी। तो टॉर्चर हो रही थी फिजिकली भी और मेंटली, उसका उत्पीड़न हो रहा था, उसने सुसाइड किया, ठीक है। अब क्या है, उस ऐसे कृत्य को मीडिया ने इतनी तेजी से फैलाया। मीडिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो एंकर पत्रकार होते हैं उससे, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो देश के लगभग हर व्यक्ति को, हर युवा तक वो मैसेज पहुंचा और उसके खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, इनको न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। जैसे और भी घटनाएं होती हैं, रेप की घटनाएं होती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि पूरा देश एकजुट हो जाता है, और किसके जरिए? मीडिया के जरिए, ठीक है। अगर यही मीडिया घरेलू हिंसा के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाए तो क्या ऐसे में विचार नहीं बदलेगा? ऐसे में मानसिकता बदलेगी, ठीक है। तो मीडिया का भी क्या है, एक अहम रोल है। अगर मीडिया द्वारा जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे तो ये भी काफी प्रभावी होंगे, ये सुझाव भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और बताइए आप, और कोई सा सुझाव लिखना चाहें तो इसमें, और कोई? जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर, अगर महिला आत्मनिर्भर होगी, आप देखोगे कि जैसे सामान्य झगड़े महिलाओं के साथ उन परिवारों में होते हैं जहां पर महिलाओं को ये मान लिया जाता है कि ये अनप्रोडक्टिव है, कि ये तो कुछ नहीं करती हैं। अब जो महिला सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी, आत्मनिर्भर है, तो उसका अलग दर्जा हो जाता है, उसका उस परिवार में अलग दर्जा हो जाता है। शोषण की बात ये नहीं कि उसके साथ शोषण नहीं होता है, उसके साथ शोषण होता है, पर उसकी कैटेगरी हो सकता है कुछ और कैटेगरी हो जाए, उसकी कैटेगरी कोई और हो जाए। जैसे मान लीजिए कम से कम उस महिला के साथ ये तो चांसेस हैं कि फिजिकल वायलेंस होने के कम चांसेस हैं, लेकिन कम मारपीट नहीं होगी। मान लीजिए कोई महिला अगर डिप्टी एसपी बन गई, एसपी बन गई, तो मारपीट करना उस महिला के साथ तो बहुत बड़ी बात है, उसके पति के द्वारा या किसी पुरुष के द्वारा, ठीक है। हाँ, इमोशनली वायलेंस कर सकते हैं, तो कैटेगरी बदल जाती है। तो अगर महिला को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो उसमें ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम हो जाए, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए या फिर समाप्त हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ये भी जरूरी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और कोई सुझाव दीजिए, आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं ना। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना, चलो ठीक है। और बताइए, किसके? हाँ, वही है कि चलो लिख सकते हैं आप। महिलाओं के द्वारा घरेलू हिंसा का विरोध करना। और बताइए, और कोई ऐसा बिहेवियर या सुझाव जो आप बताना चाहते हैं? आपने देखा होगा अक्सर जो महिला के साथ ये घरेलू हिंसा होती है तो 40% से भी ज्यादा जो है ऐसे पति जो शराबी होते हैं उनके द्वारा होती है। वो हमेशा क्या है, शराब पी करके अपनी पत्नियों के साथ जो है मारपीट करते हैं। ऐसे पति जो शराबी हैं वो अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं,
मतलब पूरी तरह से वो घरेलू हिंसा के सारी कैटेगरियों पर हो सकता है वो उतारू हो जाए। तो सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, वो पति का शराबी होना। ठीक है, तो शराबी अगर पति है तो हम ये भी कह सकते हैं सरकार से, जो राज्य सरकार है, क्योंकि शराब का मामला राज्य सरकार देखती है, तो राज्य सरकार से ये भी कह सकते हैं कि राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, तो शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना ये भी सहायक हो सकता है। शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना। ठीक है, देखिए कई राज्यों में ऐसा हुआ भी, मगर ऐसा करने में महिलाएं और पिटी। ठीक है, क्यों? जैसे मान लीजिए उस राज्य में शराब कम हो गई। ठीक है, कम हो गई क्या मतलब, अब खुलेआम तो नहीं बिक सकती क्योंकि शराब बिक्री पर प्रतिबंध है। अब जो ऐसे राज्य क्षेत्र, ऐसा बफर जोन जहां पे दो राज्य मिलते हैं, अब पता चला कि मान लीजिए बिहार में शराब बंद है, तो जो उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर है, अब वो जो पड़ोसी जो लोग वहां रह रहे हैं बॉर्डर पे, तो वो तो दारू उत्तर प्रदेश से खरीद लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए बिहार में सस्ती शराब थी, यूपी में महंगी शराब है। एक तो पहले पौवा जो मिल रहा था मान लीजिए 100 रुपए का, अब 150 रुपए का, तो पुरुष पे क्या हुआ, उसका बोझ बढ़ा। ऐसे में अगर गुस्से में पत्नी ने उस क्वार्टर को, पौवे को जो है तोड़ दिया, तो पारा और बढ़ेगा कि नहीं, अत्याचार और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सब सिर्फ जो है हम सरकार से, एक ही राज्य सरकार से विनती करें, हम पूरे देश की अलग अलग राज्य सरकारों सभी से ये कह सकते हैं कि आप पूरे देश में जो है, बल्कि केंद्र सरकार से ये भी कह सकते हैं कि पूरे देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ इसी की बात करें, हम इसके प्रतिबंध लगेगा तो उसके क्या नुकसान होंगे, आर्थिक क्या नुकसान, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अभी मुद्दा है वो घरेलू हिंसा को रोकना है, उसके बचाव में या उसके लिए हम सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, तो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा तो ये भी एक बेहतर सुझाव हो सकता है। और कोई बताइए आप लोग सुझाव, कुछ अगर सुझाव रखना चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं। अरे भविष्य की आई सो आप अपनी वैल्यू समझिए बेटा। महिलाएं बताएंगी, पुरुष जाते, कोई नहीं। ठीक है, अगर कोई और आपके नजरों में सुझाव आता है तो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग से वो 2005 का अधिनियम, ठीक है, जो कि महिलाओं की होने वाली हिंसा को, घरेलू हिंसा को डिफाइन करता है, उसकी अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करता है, और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा को रोकने के लिए हमने सुझाव भी दिए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, घरेलू हिंसा पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया अच्छे से घरेलू हिंसा क्या है, इसके प्रावधान क्या है, कारण क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, सुझाव दे दिए हमने, संवैधानिक प्रावधान ये बताए। ठीक, तो आज ये पूरा महिला से संबंधित जो घरेलू हिंसा का अपराध है ये पूरा पढ़ लिया। ठीक, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दहेज के बारे में, ठीक है, डॉरी के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिख लीजिए, लिखिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले घरेलू हिंसा को रोकने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करें। To give the suggestion to prevent domestic violence against women.
200 शब्दों में लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।